Assalamu alaikum. I am Bushra Qadir from MK Preparation. In this lecture, we will discuss about KPPSC subject specialist biology past paper 2016. So let's start from the question number 1. The scientific study of living things is called anatomy, zoology, biology, जियोलॉजी। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि साइंटिफिक स्टडी जब लिविंग थिंग्स की जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो जब भी जानदारों के बारे में साइंटिफिक स्टडी की जाती है तो इसको बियोलॉजी कहते हैं। इसमें तमाम जानदार आ जाते हैं, पौधे, जानवर, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तमाम आ जाते हैं। तो इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या लिविंग थिंग्स होती है, जब उनकी साइंटिफिक स्टडी की जाती है तो उसे बियोलॉजी कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड बियोलॉजी हैज बीन derived फ्रॉम डैश वर्ड, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, इंग्लिश। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो वर्ड है बियोलॉजी का, ये बियोलॉजी का वर्ड कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। तो ये ग्रीक वर्ड है, मतलब कि बियोलॉजी का जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। तो सो जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। Next question, according to modern system of taxonomy, the living things are classified into 3 kingdom, 2 kingdom, 5 kingdom, 6 kingdom। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि टेक्सोनोमी का जो मॉडर्न सिस्टम है उसके मुताबिक लिविंग थिंग्स को कितने किंगडम्स में क्लासिफाइड किया गया है। तो जो मॉडर्न सिस्टम है क्लासिफिकेशन का या टेक्सोनोमी का, उसके मुताबिक जो लिविंग थिंग्स हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये रॉबर्ट विटेकर ने दिया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंगडम प्रोटोक्टिस्टा इंक्लूड। जो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा है या प्रोटिस्टा भी इसको कहते हैं, तो इस किंगडम में कौन इंक्लूड होते हैं, फंजाई, प्रोटिस्ट, प्लांटी या प्रोकैरियोट्स। तो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा या किंगडम प्रोटिस्टा भी इसको कहते हैं, इसमें प्रोटिस्ट जितने भी होते हैं वो इंक्लूड होते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किंगडम फंजाई इंक्लूड्स। किंगडम फंजाई में कौन से ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया गया है, ए सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को, क्लोरोफिल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, नॉन क्लोरोफिल थैलोसाइटिक ऑर्गेनिज्म या नॉन क्लोरोफिल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो जो फंजाई होती हैं ये नॉन क्लोरोफिल हैं, ये हेट्रोट्रॉफ हैं। तो हेट्रोट्रॉफ जो होते हैं वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉन क्लोरोफिल हैं। और थैलोसाइटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि ये प्लांट्स की तरह लगते हैं, इनकी रूट्स बिल्कुल प्लांट्स की तरह लगते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है प्लांट्स और इनमें कि इनके पास ट्रू रूट्स नहीं होती, ट्रू स्टेम्स वगैरह नहीं होती। लेकिन ये क्योंकि प्लांट्स की तरह इनका जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है वो प्लांट्स की तरह होता है, इसलिए इनको थैलोसाइटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ये नॉन क्लोरोफिल होते हैं, तो इस वजह से सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थवर्म इज इंक्लूडेड इन डैश, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी या किंगडम मोनेरा। तो जो अर्थवर्म है ये फाइलम निडेरिया, फाइलम एनालिड से बिलोंग करता है। तो जो फाइलम एनालिड है वो क्योंकि एनिमल का एक फाइलम है, किंगडम एनिमेलिया में आ जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे किंगडम एनिमेलिया जो ए ऑप्शन है ये करेक्ट है, बिकॉज अर्थवर्म जो है एक एनिमल है। सो जो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इनहिबिटिंग द सी एंड ओशन एंड द फिजिकल एंड केमिकल करैक्टर ऑफ देयर एनवायरनमेंट इज डैश। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि जब हम ऑर्गेनिजम्स की उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो है समुद्र में पाए जाते हैं, और हम समुद्र के जितने भी फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स हैं उनकी भी स्टडी करते हैं, तो इसको ये कौन सी जो बायो की ब्रांच है उसमें स्टडी किया जाता है। तो ये मैरीन बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है, क्योंकि मैरीन बायोलॉजी में ही हम ओशन की जो फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स हैं उनकी भी स्टडी करते हैं, और वहाँ पे रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी भी स्टडी करते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील विद द यूज ऑफ डेटा एंड टेक्निक्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड ह्यूमन बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक्स। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन सी बायो की ब्रांच है जिसमें हम यूज़ करते हैं डेटा और टेक्निक्स को, जेनेटिक इंजीनियरिंग में और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी जो है वो राइट ऑप्शन है, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी में जो है वो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ कर रहे होते हैं और डाटा को भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रांच इन विच ऑर्गेनिजम्स लाइफ साइकिल, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन विद देयर होस्ट आर स्टडीड इज
सोशल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी या पैरासाइटोलॉजी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पैरासाइट्स होते हैं उनका लाइफ साइकिल स्टडी किया जाता है पैरासाइटोलॉजी में, और जो उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, उनका होस्ट के साथ क्या इंटरेक्शन है, ये सब कुछ हम पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज करेक्ट। The molecule of living matter which provide building blocks are mostly based on, वो कौन सा इनमें से एलिमेंट है जो मॉलिक्यूल्स को लिविंग मैटर जितने भी हैं उनको बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे एक्ट करता है। तो हमें पता है कार्बन जो है ये मेजर एलिमेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे एक्ट करता है उनकी सिंथेसिस में। तो इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन ब्लड इज एग्जाम्पल ऑफ, जो ह्यूमन ब्लड है ये किसकी एग्जाम्पल है? ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की, टिश्यू की या ऑर्गेनेली की? तो जो ह्यूमन का ब्लड है ये इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो ये एक टिश्यू है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद डिफरेंट केमिकल अरेंजमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स द लाइफ इमर्ज ऑन द लेवल ऑफ द सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम। तो जब भी केमिकल अरेंजमेंट, डिफरेंट केमिकल अरेंजमेंट की जाती हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो लाइफ इमर्ज होती है सेल के लेवल पर, क्योंकि जब मॉलिक्यूल्स, मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, उन ऑर्गेनेलिज से फिर सेल बनते हैं। तो जो लाइफ इमर्ज होती है वो सेल लेवल पर इमर्ज होती है, इस वजह से ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनेलीज आर डैश, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर, मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर या सब सेलुलर स्ट्रक्चर। तो जो ऑर्गेनेलीज होती हैं ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, बिकॉज सब सेलुलर का मतलब होता है कि जो सेल के अंदर मौजूद होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, इस तरह से। तो ये सारी ऑर्गेनेलीज क्योंकि सेल के अंदर मौजूद होती हैं इसलिए इनको हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहते हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज जीन्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम। तो जो फंक्शनल यूनिट है डीएनए का वो क्या है? जीन्स हैं, बिकॉज जीन्स जो होते हैं ये बेसिक हेरिडिटी यूनिट भी होते हैं और ये जीन्स मिलकर जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड से फिर डीएनए बनता है, इसलिए फंक्शनल यूनिट जो डीएनए का है वो जीन्स हैं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरियस टिश्यू टाइप्स कंबाइन टू मेक अप डैश, जब बहुत सारे टिश्यू की टाइप्स आपस में कनेक्ट होती हैं तो वो क्या बनाती हैं? तो हमें पता है जब टिश्यू मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू और मोर पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड, कि एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा जो पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीशीज़ की होती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज सिमिलर पॉपुलेशन अगर होती तो सिमिलर जो पॉपुलेशन होती है वो पॉपुलेशन लेवल होता है, लेकिन जब डिफरेंट पॉपुलेशन किसी इन्वायरमेंट में रह रही होती हैं तो वो कम्युनिटी बनाती हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड, जब सिमिलर सेल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? जब एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एक दूसरे के साथ फंक्शन कर रहे होते हैं मिलकर तो वो टिश्यू बनाते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूल, तो नर्व सेल एक सेल है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है। तो डीएनए जो है ये क्योंकि ये जो जीन से मिलकर बनता है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, तो जीन्स और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बन रहा होता है, तो ये एक मॉलिक्यूल है डीएनए, इसलिए ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ वेरी सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टिट्यूट्स, जब ग्रुप ऑफ सिमिलर इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स जब मौजूद होते हैं तो उनको हम स्पीशी कहते हैं, बिकॉज जो स्पीशी होती हैं उनमें इंटरब्रीडिंग हो रही होती है, तो इस वजह से बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंबर्स ऑफ वन स्पीशी इनहिबिटिंग द सेम एरिया फॉर्म, अब यहाँ पे एक ही स्पीशी के मेंबर्स हैं जो एक ही एरिया पे सेम एरिया में रह रहे हैं, तो ये पॉपुलेशंस बनाएंगे, क्योंकि पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं और एक ही जगह पे रह रहे होते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टेड फैक्ट्स एंड फिगर्स अ साइंटिस्ट फॉर्मुलेट फैक्टेटिव स्टेटमेंट कॉल्ड, फैक्ट्स और फिगर्स की बेस पे जब एक साइंटिस्ट एक फैक्टेटिव स्टेटमेंट बनाता है तो उस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड, रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? तो हमें पता है रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने सेल डिस्कवर किया था। सी ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया इज एसोसिएटेड विद डैश। जो मलेरिया है इसका बेसिक रीजन, जो इसका पैरासाइट है, जो बेसिक रीजन है वो है एनोफ्लीज मॉस्किटो। एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है वो ही जो है वेक्टर का काम करता है, यानी कि प्लाज्मोडियम को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाने का काम करता है, डिजीज काज करने का काम करता है। इसलिए मलेरिया जो है उसका एसोसिएशन है एनोफ्लीज मॉस्किटो के साथ। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिस्ट ग्रास डिस्कवर द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन डैश। जो ग्रास एक बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था ग्रास, उन्होंने डिस्कवर किया लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को, जो कि मलेरिया का काजेटिक एजेंट है। कौन सी ईयर में? उन्होंने 1898 में इसको डिस्कवर किया था, प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल को। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड वाज। जो सबसे पहले एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी वो कौन सी थी? तो सबसे पहले जो एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई थी वो पेनिसिलिन थी। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्यूनाइजेशन बाय वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो जो भी वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन का जो प्रोसीजर था वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था एडवर्ड जिनर ने इन 1795। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस ऑफ ग्रोइंग टेरेस्ट्रियल प्लांट इन एन एरिएटेड सोइल इज। जो साइंटिस्ट जब जो है वो ऐसी एक साइंस है जिसमें साइंटिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं कि ग्रो कराते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को एक एरिएटेड वाटर सोल्यूशन में, एरिएटेड सोल्यूशन जिसमें सोइल मौजूद नहीं होती। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक टेक्निक। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टेंटेटिव स्टेटमेंट आफ्टर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। जब एक टेंटेटिव यानी कि एक फर्जी सी स्टेटमेंट दी जाती है किसी चीज़ को, किसी भी जो इवेंट है उसको ऑब्जर्व करने के बाद, तो उस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉली द हाईली सक्सेसफुल क्लोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोमैटिक सेल वाज रिपोर्टेड बैक इन डैश। जो एक डॉली शीप का नाम है और इसको जो है वो ये क्लोनिंग की मदद से बनाई गई थी। तो क्लोनिंग एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक है जिसकी मदद से ये जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके एक डोली शीप बनाई गई थी। तो इसको एक सोमैटिक सेल से बनाया गया था। तो इसको कब बनाया गया था ये पूछा जा रहा है। तो इसको बनाया गया था 1996 में। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉप रोटेशन हेल्प इन। क्रॉप रोटेशन का मतलब ये होता है कि जब एक साल में जब हम एक जगह पे एक फसल उगाते हैं तो हम दूसरे साल उस जगह पे अगर वो वाली फसल ना उगाएं, कोई दूसरी फसल उगाएं, तो इससे क्या हेल्प मिलती है? इससे ये हेल्प मिलती है कि अगर कोई वहाँ पे जो अगर कोई एक जो पैरासाइट है या वहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं वो अगर एक दफ़ा वहाँ पे उन्होंने लार्वल फॉर्म में वो मौजूद हैं, तो अगर हम नेक्स्ट साल वो वाली फसल नहीं उगाएंगे, दूसरी उगाएंगे, तो उनकी जब अडल्ट स्टेज तक वो पहुंच चुके होंगे तो वो वहाँ पे जो है सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से एरेडिकेशन ऑफ डिजीज़, जो डिजीज़ काजिंग इंसेक्ट्स होंगे वो किल हो जाएंगे। इस तरह से एरेडिकेशन ऑफ डिजीज़ हो जाएगी, यानी कि डिजीज़ का खात्मा हो सकता है। तो क्रॉप रोटेशन हेल्प करती है एरेडिकेशन ऑफ डिजीज़ में। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड लाइक माउंटेन्स यूजली हैव डैश। जो लोग बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, यानी जैसे कि माउंटेन्स पे रहते हैं, उनका सबसे ज़्यादा जो है वो क्या होता है, इनके पास लार्जर नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स होते हैं, यानी कि उनका ब्लड जो है उनमें रेड ब्लड सेल ज़्यादा होते हैं। बिकॉज रेड ब्लड सेल का ज़्यादा होने का मतलब इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की कमी होती है, तो ज़्यादा रेड ब्लड सेल होंगे तो ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगी, और ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगी तो ऑक्सीजन को कैरी कर सकेगी बॉडी में। तो इस वजह से उनके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका नंबर लार्जर होता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच करेक्टर डिफरेंशिएट लिविंग थिंग फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। तो वो कौन सा करेक्टरिस्टिक है इनमें से जो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंशिएट करता है? तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बिकॉज जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल एंड दे कंटेन जेनेटिक मटेरियल। सो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लाइट सेंसिटिव पिगमेंट इन द रेटिना। जो हमारी आई का रेटिना होता है जिस पर इमेज बन रहा होता है उसमें जो है वो हमें लाइट सेंसिटिव पिगमेंट जैसा कि रोड्स एंड कोन्स चाहिए होते हैं। तो उनकी फॉर्मेशन में जो विटामिन हेल्पफुल है वो कौन सी विटामिन है? तो जो आई के रेटिना में लाइट सेंसिटिव पिगमेंट की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट विटामिन है वो विटामिन ए है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट।
द एवरेज ऑफ इंटरनल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, हमारी जो बॉडी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ फॉसल इज कॉल्ड, फॉसल की स्टडी जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में की जाती है वो कौन सी है। तो पैलेंटोलॉजी जो है ये बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम फॉसल्स की स्टडी करते हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरेज डैश ऑफ द ह्यूमन वेट ऑफ मैमल्स बॉडी इज वाटर, हमारी जो मैमल्स की जो बॉडी होती है उसमें वाटर की कितना बॉडी वेट होता है, कितना परसेंट वाटर मौजूद होता है। तो 70% वाटर जो है वो हमारा बॉडी वेट बना रहा होता है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सपेरिमेंट ऑन डीएनए इन द क्रोमोसोम फॉर नोइंग द बेसिस ऑफ इनहेरिटेड डिजीजेज आर कंडक्टेड बाय, जब डीएनए पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे होते हैं, जो क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं डीएनए, उन पर जब एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ताकि हम इनहेरिटेड डिजीजेस का पता लगा सकें, तो ये कौन करता है, तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट करते हैं, बिकॉज मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो हैं वो मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं और डीएनए एक मॉलिक्यूल है, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन वाउंड डैश फाइट फॉरेन पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल्स जब बॉडी में इंटर होते हैं वाउंड के थ्रू, यानी कि जहाँ पे जख्म हो जाता है वहां से जब फॉरेन पार्टिकल्स इंटर होते हैं तो कौन से सेल्स जो हैं बॉडी के वो फाइट करते हैं उनके अगेंस्ट। तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जैसा कि मैक्रोफेजेस हैं, तो वो जो है वो फाइट करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट। सो ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेटिक इंसुलिन फ्रॉम पोर्क इज प्रिपेयर्ड बाय विच टेक्निक, पोर्क से हम जब इंसुलिन सिंथेटिक इंसुलिन प्रिपेयर्ड करते हैं तो वो कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो ये एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक है जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ की जा रही होती है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम इस तरह की सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल तरीके से इंसुलिन जो कि एक प्रोटीन है उसको सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम पोर्क। तो ये जो है बायोटेक्नोलॉजी से की जाती है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड इज कैरिड टूवर्ड द हार्ट बाय, जब भी हमारी बॉडी में जो जितना भी ब्लड जाता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है और बॉडी से जब वापस हार्ट की तरफ आता है तो वो डी ऑक्सीजनेटेड हो चुका होता है, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन की कमी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें ज़्यादा होती है। तो ये जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये दोबारा हार्ट की तरफ लेकर कौन आता है, हमारी वेन्स लेकर आती हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारे पास वेन्स हैं वो वेस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड को साथ लेकर दोबारा हार्ट में जाती हैं, यानी कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दोबारा हार्ट की तरफ जाता है। तो वेन्स इज अ राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लिविंग इन एनी एनवायरनमेंट इज, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि जो कौन सी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम सोशल बिहेवियर की स्टडी करते हैं ह्यूमंस की और उनकी कम्युनल लाइफ की जो है स्टडी करते हैं ताकि हम उनके इन्वायरमेंट में उनका जो सोशल बिहेवियर है उसको स्टडी कर सकें। तो ये सोशल बायोलॉजी में ऐसा किया जा रहा होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आयरन जो है वो क्योंकि हीमोग्लोबिन का पार्ट होती है और हीमोग्लोबिन जो है वो रेड ब्लड सेल में मौजूद होती है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑक्सीजन को कैरी करने में। तो आयरन जो है ये एक एसेंशियल है एलिमेंट है जो रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ 92 नेचुरली ऑकरिंग केमिकल एलिमेंट्स हाउ मेनी एलिमेंट्स आर कंसीडर्ड एज बायो एलिमेंट्स, जो हमारे पास टोटल नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं वो 92 हैं, उनमें से जो बायो एलिमेंट्स जिनको कंसीडर किया जाता है वो टोटल कितनी हैं। तो टोटल 16 एलिमेंट्स हैं जिनको बायो एलिमेंट्स के तौर पे कंसीडर किया जाता है। बायो एलिमेंट्स इनको इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये हमारी बॉडी की फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर नीडेड एज एनर्जी फॉर द वाइटल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, लाइफ की वाइटल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो सबसे ज़्यादा एनर्जी के लिए हमें ज़रूरत होती है वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स की। बी ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज कार्बोहाइड्रेट जैसा कि ग्लूकोज है तो हमें जब भी जैसे कि हमारा बीपी लो हो जाता है तो हम ग्लूकोज उस बंदे को देते हैं बिकॉज जो ग्लूकोज है वो एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमें एनर्जी के लिए पूछा गया है कि कौन है जो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन अकाउंट फॉर -% ऑफ द टोटल बॉडी मैस। हमारी बॉडी का जो टोटल बॉडी मैस है उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? तो हमारी बॉडी को बनाने में, टोटल बॉडी मैस बनाने में जो है वो ऑक्सीजन 65% मौजूद होती है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर बाय आयनिक और कोवलेंट बाउंडिंग टू फॉर्म कंपाउंड, दिस स्टेबल फॉर्म इज कॉल्ड। जब डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं आयनिक या कोवलेंट बाउंडिंग के थ्रू तो वो एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स। ए ऑप्शन जो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल। तो पॉलीसेकेराइड जो है ये कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन और ये दोनों जो हैं ये क्या होंगे? ये तो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, तो लार्ज मॉलिक्यूल हैं। एटीपी जो है ये स्मॉल मॉलिक्यूल है, तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल है। एटीपी इज अ करेक्ट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्ट्रक्चर फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू लूज शीट्स और बंडल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस आर कॉल्ड। जब हमारे पास सिमिलर सेल्स एक दूसरे के साथ ऑर्गेनाइज होकर लूज शीट्स बनाते हैं या बंडल्स बनाते हैं और वो एक जैसा काम कर रहे होते हैं, सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम टिश्यू कहते हैं। बिकॉज सिमिलर सेल्स की बात हुई है तो सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोडायलिसिस मीन क्लीनिंग ऑफ। हीमो का वर्ड जो है वो ब्लड के लिए यूज होता है और डायलिसिस का मतलब जो होता है वो क्लीनिंग होता है। तो हीमो का वर्ड जो है वो क्लीनिंग ऑफ ब्लड के लिए यूज किया जा रहा है। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एनिमल कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय मीन ऑफ। एनिमल की जो कोऑर्डिनेशन होती है वो किसकी मदद से अचीव की जा सकती है? तो नर्वस सिस्टम भी हमें पता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा होता है। इसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम भी जो हमारा हार्मोन्स का सिस्टम है वो भी, ग्लैंड्स का और हार्मोन्स का सिस्टम वो भी जो है मिलकर कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रहा होता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई रोल नहीं है कोऑर्डिनेशन में, तो ऊपर वाले दोनों का है, इसलिए जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन ऑफ स्वेट एंड सीबम इज रिलेटेड विद। हमारी जो स्किन है वो इन्वॉल्व होती है स्वेट एंड सीबम बनाने में। जैसे कि हम जानते हैं हमारी स्किन में जो है वो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो स्वेट और सीबम बनाते हैं, तो स्किन जो है वो रिलेटेड होती है प्रोडक्शन ऑफ स्वेट एंड सीबम। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम आर कॉल्ड। जब सिमिलर ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप एक सेम जगह पर सेम टाइम में रह रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म है तो इसलिए पॉपुलेशन उसे हम कहेंगे। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवोपरेटिंग कूलिंग इन द रिस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ डॉग इज कॉल्ड। जब भी डॉग जो है वो स्वेट जब डॉग जो है वो गर्मियों में गर्मी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो एवोपरेटिंग कूलिंग लेने के लिए वो क्या करता है कि अपनी जो टंग है उसको बाहर निकाल के बार बार जो है वो सांस लेता है। तो तेज़ी से सांस लेने को पेंटिंग कहते हैं। बिकॉज पेंटिंग जो है ये डॉग में पाई जाती है और इससे वो जो है वो एवोपरेटिंग कूलिंग हासिल करते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम आर कॉल्ड। जब डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स की बात की जा रही है तो डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स जब एक ही जगह पे एक ही टाइम में रह रहे होते हैं तो वो कम्युनिटी बना रहे होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन काज डिजीज विच कैन बी ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स। इनमें से कौन सा पैथोजन है जो ऐसी डिजीजेस काज करता है जिनको हम एंटीबायोटिक्स से ही ट्रीट कर सकते हैं? तो ए ऑप्शन करेक्ट है। बिकॉज बैक्टीरिया से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेज होती हैं उनको एंटीबायोटिक्स की मदद से ट्रीट किया जा रहा होता है, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट इज कॉल्ड। जब एक लार्ज रीजनल जो एक बहुत ज़्यादा बड़े से एरिया पे जब कम्युनिटी रह रही होती है जिसको उसकी क्लाइमेट की मदद से जो है वो डिटरमाइन किया जा रहा होता है तो उसको हम एक बायोम कहते हैं। बिकॉज बायोम में जो है वो बहुत सारी कम्युनिटीज़, बहुत सारी लार्ज कम्युनिटीज़ मौजूद होती हैं और इस वजह और उस एरिया का अपनी ही एक क्लाइमेट होती है, तो सी जो है ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सेल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड प्रिंसिपली ऑफ। हमें पता है जितनी भी मेम्ब्रेन्स होती हैं चाहे वो ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन्स हैं या फिर जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन है, तो वो उनका जो मेजर पार्ट होता है वो प्रोटीन और लिपिड्स बना रहे होते हैं, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। Next question है the concept that various organelles dominated this planet during various geological time scale and thus placing organism in a time sequence come from the studies by।
बायो की एक ऐसी ब्रांच पैलेंटोलॉजी है जिसमें पैलेंटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो वेरियस ये कॉन्सेप्ट देते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स थे वो जियोलॉजिकल टाइम के डिफरेंट टाइम पीरियड में जो है वो डोमिनेट करते थे इस प्लेनेट को। जैसे कि मीजोजोइक एरा में रेप्टाइल्स डोमिनेट थे, इसी तरह अब सीनोजोइक एरा जो चल रहा है इसमें मैमल्स जो हैं वो डोमिनेंट हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो टाइम सीक्वेंस में ऑर्गेनिज्म को प्लेस करता है ये पैलेंटोलॉजिस्ट देते हैं जो पैलेंटोलॉजी की स्टडी करते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Normally, in the process of osmosis, the net flow of water into and out of the cell is depend upon the difference in ये जो प्रोसेस होता है ऑस्मोसिस का, ये इसका जो नेट फ्लो होता है वाटर का इनसाइड द सेल एंड आउटसाइड द सेल, ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है कि डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। सेल की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है सेल के इनसाइड और आउटसाइड, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वाटर इनसाइड मूव करेगा या आउटसाइड मूव करेगा। बिकॉज जो वाटर होता है ऑस्मोसिस में वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही मूव कर रहा होता है। तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी वाटर मॉलिक्यूल की इनसाइड या आउटसाइड उस पर डिपेंड करता है कि वाटर किस तरफ मूव करेगा। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। Next question है, an unbroken series of species arranged in an ancestor to descendant sequence with each later species having evolved from one that immediately preceded it is called। ये जो है ये डेफिनेशन बताई गई है फाइलेटिक लाइनेज की। फाइलेटिक लाइनेज जो है इसमें हमें जो है बताया जाता है कि ये एक अनब्रोकन सीरीज है स्पीशीज की जो एक एंसेस्टर से डिसेंडेंट सीक्वेंस में अरेंज्ड होती है और हर जो नई आने वाली स्पीशी होती है उससे पहले वो पहली वाली स्पीशीज से ही इवॉल्व होकर आ रही होती है। तो ये फाइलेटिक लाइनेज बना रही होती है। जैसे हमारे पास एवोल्यूशनरी ट्री बनता है कि पहले एंसेस्टर थे, उसके बाद जो है उनके डेसेंड्स आते जाते हैं जैसे वक्त के साथ साथ इवॉल्व होकर। तो ये जो अनब्रोकन सीरीज होती है स्पीशीज की जो एंसेस्टर और डिसेंडेंट सीक्वेंस में अरेंज होती है इसको हम फाइलेटिक लाइनेज कहते हैं। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स आर मेड ऑफ अमाइनो एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ। जो प्रोटीन्स होती हैं ये अमाइनो एसिड से बनती हैं, कौन से प्रोसेस के थ्रू? तो हमें पता है जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो दो अमाइनो एसिड आपस में कनेक्ट होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो प्रोटीन बनती हैं। इसी तरह जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज होता है। जब दो अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो उसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है और प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल साइंस हैज अ सेट ऑफ मेथोडोलॉजी व्हिच इज बेस्ड ऑन। जो बायोलॉजिकल साइंस होती है इसके एक सेट होता है पूरा मेथोडोलॉजी के बेस पे ये चल रही होती है। तो ये बेस करती है एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी पे। जो जितने भी साइंसेज बायोलॉजिकल साइंस है इसके जितने भी साइंटिफिक लॉ बनते हैं वो एक्सपेरिमेंट की बेस पे बनते हैं। उसको एक्सपेरिमेंट से इंक्वायरी की जाती है और जब एक्सपेरिमेंट बार बार करने से जब कंफर्म हो जाती है एक चीज़ तो थ्योरी बन जाती है। फिर थ्योरी को भी फर्दर टेस्ट किया जाता है और थ्योरी जब बहुत ज़्यादा बार बार टेस्ट करने पर सेम रिजल्ट देती है तो वो साइंटिफिक लॉ बनता है। तो ये जो सेट ऑफ मेथोडोलॉजी है बायोलॉजिकल साइंस की वो बेस्ड करती है एक्सपेरिमेंट पर, यानी कि एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी पर। तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन मोस्ट सेल। कौन सा इनमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मोस्ट सेल में पाया जाता है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यहाँ पे ग्लूकोज है, बिकॉज ग्लूकोज जो है वो लाइफ एक्टिविटीज के लिए वाइटल रोल प्ले करता है एनर्जी के तौर पर। तो इस वजह से ये मोस्ट सेल में ग्लूकोज पाया जाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय अ सीरीज ऑफ टेस्ट इज कॉल्ड। जब बहुत सारे हाइपोथेसिस की सीरीज को हम स्टडी करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद वो कंफर्म हो जाती है एक चीज तो वो थ्योरी बन जाती है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर 4 मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट्स फाउंड इन लिविंग सेल। लिविंग सेल में सबसे ज्यादा जो मोस्ट अबेंडेंटली फाउंड एलिमेंट्स हैं वो कौन सी 4 एलिमेंट्स हैं? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन यही मेजर 4 बायो एलिमेंट्स हैं जो लिविंग सेल की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और ये अबेंडेंटली पाई जाती हैं ह्यूमन बॉडी में, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट करेक्ट फॉर अ प्रोडक्टिव थ्योरी। एक प्रोडक्टिव थ्योरी के लिए कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो इट इज़ प्रिडिक्टिव, ये तो बिल्कुल ठीक है कि जो प्रोडक्टिव थ्योरी होती है वो प्रिडिक्टेड होती है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इट हैज़ एक्सप्लेनेटरी पावर, और जो हमारे पास प्रोडक्टिव थ्योरी होती है वो उसके पास एक्सप्लेनेशनरी पावर भी होती है, तो ये भी ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं लिखा हुआ प्रोडक्टिव थ्योरी के बारे में, बिकॉज यहाँ पे लिखा गया है कि इट डिस्करेज सजेशन ऑफ डिफरेंट हाइपोथेसिस, जबकि एक प्रोडक्टिव थ्योरी जो है वो डिफरेंट हाइपोथेसिस को सजेस्ट करती है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्करेज कर रही है, तो ये ऑप्शन जो है ये प्रोडक्टिव थ्योरी के बारे में गलत है, इसलिए हम सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंक्लूजन ऑफ मेंडल्स वर्क लेटर बिकम। जो मेंडल थे इन्होंने इनहेरिटेंस में बहुत ज़्यादा, जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा वर्क किया, और इन्होंने लॉ भी दिए, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन्होंने दिए थे। तो इनका जो काम था वो बाद में क्या बन गया था, इनका जो काम था वो इतना वेरीफाइड था कि वो बाद में साइंटिफिक लॉ बन गया। डी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू मेल्टोज बाय। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, जब इसको कन्वर्ट किया जाता है मेल्टोज जो कि एक डाइसेकेराइड है, तो वो कौन सा एंजाइम कर रहा होता है। तो स्टार्च को जब भी डिजेस्ट करेगा या कन्वर्ट करेगा तो वो एमाइलेज एंजाइम होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीडर्स हैव डेवलप न्यू एंड बेटर वैरायटीज ऑफ फूड आइटम्स बाय यूजिंग द टेक्निक ऑफ। जो ब्रीडर्स होते हैं वो न्यू और बेटर वैरायटीज ऑफ फूड आइटम्स डेवलप करते हैं, कौन सी टेक्निक को यूज़ करके। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक जो है ये एक बहुत वाइडली यूज्ड एंड वास्टली इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक जो है ये ब्रीडर्स यूज़ करते हैं ताकि बेटर और न्यू वैरायटीज़ बना सकें फूड आइटम्स की, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोएंजाइम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम। जो कोएंजाइम्स होते हैं वो मोस्टली विटामिन्स ड्राइव्ड होते हैं, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थायमीन, फोस्फो पायरोफोस्फेट है, जैसे कि फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, तो ये सारी जो हैं ये विटामिन ड्राइव्ड कोएंजाइम्स हैं। तो इस वजह से कोएंजाइम जो हैं वो मोस्टली कहाँ से ड्राइव किए जाते हैं, कहाँ से बनाए जाते हैं, विटामिन से, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड। जब जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनाई जाती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की एसेक्सुअल मेथड को यूज करते हुए, तो उसको हम क्लोनिंग कहते हैं, बिकॉज क्लोनिंग जो है ये भी एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक है जिसमें हम ऑर्गेनिजम्स की सिमिलर कॉपीज बनाते हैं जिनको हम क्लोन्स भी कहते हैं, तो इस वजह से इस टेक्निक को हम क्लोनिंग कहेंगे। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए इज टेक प्लेस इन। तो हमें पता है जो मैसेंजर आरएनए है ये न्यूक्लियस में बन रहा होता है। डीएनए से जब ट्रांसक्रिप्शन होती है तो मैसेंजर आरएनए बनता है और ये न्यूक्लियस में बन रहा होता है, इसलिए न्यूक्लियस जो है ये राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉट्स में यूज विच टेक्निक टू ग्रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो जब एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो खला में जाते हैं तो वहाँ पे स्पेस में जाके वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, तो वो कौन सी टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एरिएटेड सोल्यूशन यानी कि विदाउट सोइल जो है वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को उगाया जाता है, तो ये एस्ट्रोनॉट्स यूज़ करते हैं। तो ये जो टेक्निक है इसको नाम दिया जाता है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इकोलाई। इकोलाई जो बैक्टीरिया है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक ही होता है, तो इसलिए ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इट इज़ यूज टू प्रिजर्व मीट एंड वेजिटेबल, ये बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज पेस्चराइजेशन जो है वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है उसमें योगर्ट और मिल्क लिखा हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसी तरह दूसरी सी स्टेटमेंट में इन्होंने कहा है कि लोएस्ट पेस्चर ने ये टेक्निक दी थी, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। और लास्ट में लिखा हुआ है कि इसमें हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर जस्ट फ्यू सेकंड्स, कुछ ही सेकंड्स के लिए हीट प्रोवाइड की जा रही होती है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो बी ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, बिकॉज इसमें लिखा हुआ है कि ये मीट और वेजिटेबल्स, तो मीट एंड वेजिटेबल्स को स्टीरिलाइजेशन टेक्निक से किया जाता है, पेस्चराइजेशन से नहीं किया जा रहा होता, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन फैक्ट्री इज। प्रोटीन फैक्ट्री हम जानते हैं किसे कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब ये है कि
कहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन बन रही होती है। तो हमें पता है राइबोसोम जो सेल ऑर्गेनेली है, सेल के अंदर मौजूद होती है साइटोप्लाज्म में, ये राइबोसोम जो होती है ये ही प्रोटीन फैक्ट्री है, बिकॉज यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस वायरस की जो सबसे बड़ा मेजर ट्रांसमिशन का मोड है वो कौन सा है? तो अननोन ये तो नहीं है, स्किन पेनिट्रेशन ये भी नहीं है, एरोसोल ये भी नहीं है, तो पेरेंटल जो है या ब्लड, यानी कि ब्लड के थ्रू, क्योंकि हमें पता है जो हेपेटाइटिस होता है ये बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू जो है वो फैलता है, तो ट्रांसमिशन इसकी होती है। तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है हेपेटाइटिस वायरस की वो ब्लड हो सकता है, इसलिए पेरेंटल यानी कि ब्लड के थ्रू। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। यानी पेरेंटल यहाँ भी इसलिए लिखा हुआ है कि जैसे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में हो सकती है हेपेटाइटिस, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। स्मॉलेस्ट डिजीज काजिंग एजेंट इन प्लांट्स आर, सबसे ज्यादा छोटे से जो एजेंट होते हैं जो डिजीज काज करते हैं प्लांट्स में वो कौन से हैं? तो प्रियॉन्स जो हैं और जो हमारे पास माइकोप्लाज्मास हैं, ये दोनों ऑप्शन जो हैं ये एनिमल्स में और माइक्रोऑर्गेनिजम्स में यानी कि डिजीज काज करते हैं। तो जो विरोइड्स हैं ये जो प्लांट एजेंट हैं, यानी कि ये प्लांट्स में जो डिजीज काजिंग एजेंट्स होते हैं उनको हम विरोइड्स कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के थ्रू जो डिजीज हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है मीजलिस, बिकॉज हार्ट अटैक और कैंसर और डायबिटीज तीनों ही मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं। तो कैंसर डायबिटीज तो मेटाबॉलिक डिजीज है, और इसी तरह जो हमारे पास हार्ट अटैक है ये एक सर्कुलेटरी डिजीज है। तो इसलिए जो मीजलिस है यही एक ऐसी डिजीज है जिसको वैक्सीनेशन, क्योंकि ये वायरस से होती है, तो मीजलिस जो है इसको वैक्सीनेशन के थ्रू जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कि द मेजर सेल इन्फेक्टेड बाय एचआईवी, यानी कि एचआईवी का जो मेजर सेल एचआईवी की वजह से, एचआईवी वायरस की वजह से जो सेल सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? तो लिम्फोसाइट हेल्पर टी सेल जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं, बिकॉज एचआईवी जो है वो एड्स की डिजीज़ काज करता है। तो ये एक वायरस है जो एड्स की डिजीज़ काज करता है, और सबसे पहले ये हमारे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पर अटैक करता है ताकि हमारी इम्यूनिटी को ख़त्म कर सके। तो इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैक्सीन वाज फर्स्ट डेवलप बाय। वैक्सीन सबसे पहले जो है वो डेवलप की थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एडवर्ड जिनर। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड एल्गी इज। जो रेड एल्गी के अंदर मौजूद पिगमेंट होती है वो कौन सी है? तो फाइकोरिथ्रिन जो पिगमेंट है, फाइकोरिथ्रिन, ये रेड एल्गी में पाई जाती है। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज टोटली एरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड बाय यूजिंग वैक्सीनेशन। वो कौन सी डिजीज है जिसको दुनिया से ख़त्म कर दिया गया है वैक्सीनेशन की हेल्प की मदद से, यानी कि वैक्सीनेशन की मदद से? तो स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है जिसको कम्प्लीटली एरेडिकेट कर दिया गया है वर्ल्ड से बाय यूजिंग वैक्सीनेशन। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन इन फंजाई इज। फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है? फंजाई जो होती हैं ये हेटरोट्रॉफ होते हैं, लेकिन इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑब्जॉर्प्टिक होता है, इसलिए ये चीज़ों को ऑब्जॉर्ब करके जो है वो खाते हैं, इसलिए इनको ऑब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ कहते हैं। सो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्जॉर्प्टिव है, ऑब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, मतलब ठीक नहीं है? तो दे आर ऑलवेज इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दे आर यूज अगेंस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये भी बिल्कुल ठीक है कि ये माइक्रोऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज की जा रही होती है। और जो डी ऑप्शन है इसमें लिखा है कि दे आर यूज्ड इन डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, और ट्यूबरक्लोसिस जो डिजीज है टीबी, ये भी बैक्टीरिया काज कर रहा होता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो जो सी ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है कि दे आर ड्राइव फ्रॉम ओनली बैक्टीरिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो एंटीबायोटिक्स हैं ये जस्ट बैक्टीरिया से जो है वो ड्राइव की गई हों, बनाई गई हों, ये फंजाई से भी बनाई जा रही होती हैं, इसलिए सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, बिकॉज इसकी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंजाई रिजेंबल प्लांट्स बिकॉज दे लैक डैश। फंजाई पौधों की तरह क्यों लगती है? ये इसलिए पौधों की तरह लगती है क्योंकि इनमें भी सेंट्रियोल्स नहीं होते। जैसा कि हमें पता है सेंट्रियोल्स जो हैं वो ऐसी ऑर्गेनेली है जो जस्ट एनिमल्स में पाई जाती है, प्लांट्स में नहीं पाई जाती। इसी तरह फंजाई में भी सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं होते, इस वजह से जो फंजाई है वो रिजेंबल करती है प्लांट्स को। तो सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रीटमेंट गिवन टू अ कैंसरियस पेशेंट, जो कैंसर का पेशेंट होता है उसको कौन सी ट्रीटमेंट दी जा रही होती है। तो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो ट्रीटमेंट है जो दी जा रही होती है कैंसर के पेशेंट को, वो होती है रेडियोथेरेपी। इसमें रेडिएशंस डाली जाती हैं उस स्पेसिफिक एरिया पर, जैसा कि अगर लंग कैंसर है तो लंग्स पर, और इसी तरह मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स हैं अगर वहाँ कैंसर होगी तो वहाँ पे रेडियोथेरेपी की मदद से, रेडिएशंस की मदद से जो है उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज पैरासाइटिक प्लांट, कौन सा इनमें से प्लांट है जो पैरासाइटिक है। तो पैरासाइटिक प्लांट यानी कि जो होस्ट पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए और उसको नतीजे बदले में उसको जो है वो क्या देता है, हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो वो कस्कूटा है, यानी इसको हम डोडर भी कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है, कस्कूटा प्लांट जो है ये एक पैरासाइटिक प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर क्लोनिंग, क्लोनिंग की से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज क्लोनिंग से रिलेटेड ये है सबसे, ये तो वाज़ेह नज़र आ रहा है कि इट इज़ अ मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि क्लोनिंग जो है ये मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें टोटली आइडेंटिकल क्लोन्स बनाए जा रहे होते हैं जो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह लगते हैं, जबकि यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो ऑफस्प्रिंग एक दूसरे के फोटोकॉपी होते ही नहीं है, इसलिए जो है डी ऑप्शन वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू रूट्स आर एब्सेंट इन डैश, कौन से प्लांट्स हैं जिनमें रूट्स, ट्रू रूट्स मौजूद नहीं होती। तो ब्रायोफाइट्स जो होती हैं इनमें रूट्स होती हैं, लेकिन वो बिल्कुल जो है ट्रू रूट्स जिनको कहा जाए वो नहीं होती, इसलिए सी ऑप्शन जो है करेक्ट है कि इनमें ट्रू रूट्स मौजूद नहीं होती। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल और एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट बाय यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जब हम किसी इन्वायरमेंट से और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए टॉक्सिक मटेरियल और एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को खत्म करते हैं या रिमूव करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं बायो रेमिडिएशन, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए जो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं और टॉक्सिक मटेरियल है उनको रिमूव किया जाए, डिग्रेड किया जाए, तो इस प्रोसेस को हम बायो रेमिडिएशन कहते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी मैकेनिज्म फॉर एटीपी सिंथेसिस इज, एटीपी की सिंथेसिस के लिए जो मैकेनिज्म यूज होता है वो चीमियोस्मोसिस होता है। चीमियोस्मोसिस में प्रोटॉन्स की ट्रांसफर होता है और इससे जो है वो एटीपी सिंथेसाइज किया जा रहा होता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, चीमियोस्मोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज, इनमें से कौन सी डिजीज है जो वायरस की वजह से नहीं होती, यानी कि वायरल डिजीज नहीं है। तो मम्प्स, हेपेटाइटिस और स्मॉल पॉक्स तीनों ही एक वायरल डिजीज है, जबकि टिटेनस जो है ये बिल्कुल भी नहीं होती वायरस की वजह से, इसलिए ये वायरल डिजीज नहीं है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम प्रेजेंट इन द सलाइवा इज, हमारा जो सलाइवा होता है उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। उसमें एमाइलेज प्रेजेंट होता है और एमाइलेज का दूसरा नाम है पेटेलिन। पेटेलिन, डी ऑप्शन इज करेक्ट बिकॉज इट इज आल्सो कॉल्ड एमाइलेज एंड एमाइलेज इज अ कार्बोहाइड्रेट डिजेस्टिंग एंजाइम व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर सलाइवा। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ह्यूमन बॉडी 99% ऑफ बॉडी मैस इज फॉर्म्ड ऑफ, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 99% जो हमारा बॉडी मैस बना रही हैं वो कौन सी बायो एलिमेंट्स हैं। तो वो 6 बायो एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी का 99% बॉडी मैस बना रही होती हैं, इसलिए डी ऑप्शन जो है 6 वाला ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोनेट्स। तो जो नाइट्रोजन है ये प्रेजेंट होती है प्रोटीन्स में, इसलिए जो प्रोटीन बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये हाईली कॉम्प्लेक्स होती है, ये सिंपल बिल्कुल भी नहीं होती, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट बिकॉज इट इज अ हाईली कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपरकुलम इज प्रेजेंट इन, जो ओपरकुलम होता है जो लंग्स गिल्स के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होता है, तो उसको हम वो किस में पाया जाता है। तो वो जो है वो बूनी फिशेस में पाया जाता है, जिनको हम ऑस्टिकथीस भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है बिकॉज बूनी फिशेस में ओपरकुलम मौजूद होता है, कार्टिलेजिनस फिशेस में बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता, और स्टार फिश तो वैसे भी एकानोडर्मेटा से बिलोंग करती है, फिश है ही नहीं, इसलिए जो बी ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अरेंजमेंट ऑफ डैश इंडिकेट द डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द सेल, जो किस चीज़ की अरेंजमेंट जो है सेल में वो ये इंडिकेट करती है कि सेल के अंदर जो है वो डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कि हर चीज़ अपना अपना काम करती है सेल के अंदर। तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे कि राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, ये सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं इनको अरेंज किया गया होता है सेल में, और इनकी अरेंजमेंट इस बात को इंडिकेट करती है
कि सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है, यानी कि हर ऑर्गेनेली अपना काम परफॉर्म करती है, अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। तो डी इज और राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एसिमेट्रिकल एनिमल। इनमें से कौन सा एनिमल है जो एसिमेट्रिकल है? तो हाइड्रा एक निडेरियन है, यानी कि फाइलम निडेरिया या सोलेंटेटा से बिलोंग करता है और ये इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। स्टारफिश जो है ये एकाइनोडर्मेटा से बिलोंग करती है और एकाइनोडर्मेटा में जो है बायलेटरल सिमेट्री होती है। इसी तरह अर्थवर्म जो है ये एनिलिड से बिलोंग करता है और एनिलिड में भी बायलेटरल सिमेट्री होती है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज डी ऑप्शन में लिखा हुआ है स्पॉन्ज, और स्पॉन्ज जो है ये पोरीफेरा फाइलम से बिलोंग करता है, जो कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं और सिंपल एनिमल हैं और इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, इसलिए ये एसिमेट्रिकल एनिमल है, इसलिए स्पॉन्ज ऑप्शन इज राइट, डी।